आज इंडिया आज पे ऐसे बड़े अधिकारी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। उनका नाम है कृष्णा प्रकाश और आईपीएस है। बेदाग महाराष्ट्र में बड़ी पोस्ट पे उन्होंने अपने अवदान निभाया और गौरतलब है डेटा फिलिप से एलिफेंटेगा स्विमिंग करते हुए 5 घंटा और कुछ मिनटों का सफर उन्होंने पार किया। इसके अलावा और बहुत सारी बातें करेंगे कृष्णा प्रकाश जी से, जो कि इतिहास की खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ मुंबई पुलिस के जाना माना चेहरा है। उनका नाम है कृष्णा प्रकाश साहब और आईपीएस भी है और बड़ी से बड़ी पोस्ट इन्होंने संभाला है, बड़े से बड़े क्राइम को कवर किया है। तो हमारे मीडिया के लैंग्वेज में, लेकिन पुलिस की लैंग्वेज में सबको हटकंडे में अपने हिसाब से टैग भी किया है। आज बात करेंगे कई सारे मुद्दों पे, क्योंकि स्पोर्ट में उनका काफी नाम है और गेट ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक कुछ ही समय में उन्होंने स्विमिंग करके क्रॉस किया। सर, इंडिया आज में आपका स्वागत है। सबसे बताइए कि पहले ही मुंबई पुलिस में और पुलिस महकमे में आने का शौक आपको कब से जागा? इसकी जो पृष्ठभूमि है वो मूलतः इस कारण से रही पहले कि मेरे पिताजी भी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर थे और उनको एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनकी ईमानदारी के कारण उन्हें डिमोट कर दिया था, अर्थात पीआई से, इंस्पेक्टर से फिर से पीएसआई में भेज दिया था। उन्होंने लगभग 7 साल तक केस जो लड़ी उसके खिलाफ और बाद में जीतने के बाद वो फिर से इंस्पेक्टर के पोस्ट पर, उसी पोस्ट पर वापस आए। तो कहीं तो बीज पहले से मेरे मन में आ गया था। लेकिन दूसरी घटना इस तरह की हुई कि मेरे घर के बगल में, पड़ोस में एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी, जो कि एक कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थी, उन्होंने अपना वॉल कंपाउंड कराना शुरू किया सार्वजनिक कुआं और सार्वजनिक रास्ते को अपने में लेते हुए। उनका घर आखिरी में था। मैं उस समय 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा था और मैंने जब देखा कि इस तरह की घटना हो रही है तो मैं कभी भी गलत को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। तो मैं दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और कहा कि ये सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक कुआं है, इसकी चारों तरफ आप क्या बना रहे हो? तो उसके बाद वहां पर डीवाईएसपीज आए, वहां पर एसपी आए वहां के, और उन सबको मैंने यही समझाया कि ये जगह सार्वजनिक है और इस जगह का उपयोग कोई व्यक्तिगत तौर पे नहीं कर सकता, इसे घेर नहीं सकता। मुझे ये समझाने की कोशिश की गई कि आपको क्या मतलब है, आप यहां से पानी लेते हैं, यहां से क्या करते हैं? अगर लेते हैं तो अभी भी ले सकेंगे और नहीं लेते हैं तो आपको क्या, सार्वजनिक कुएं से आपका क्या फर्क पड़ता है? पर मेरा विरोध कायम रहा। मैंने कहा मैं यहां लेट जाऊंगा, वॉल कंपाउंड नहीं होने दूंगा। इसके कारण लगभग 1 सप्ताह के बाद जब मैं पढ़ाई करके थोड़ा बहुत रिफ्रेश होने के लिए क्रिकेट खेल रहा था अपने बच्चों के साथ, उस इलाके के बच्चों के साथ, तो मुझे वहां पुलिस आई और उसने कहा आपके पिताजी पुलिस में? बोला हाँ। फिर उन्होंने, पुलिस ने पूछा कि बगल में चोर आए थे? बोले हाँ, चोर की आवाज हुई थी, हम लोग उनकी मदद करने भी गए थे। तो बोले आइए आपसे कुछ बात करनी है। मैं पुलिस वाले का पुत्र था इसलिए मुझे डर नहीं लगा, मैं बैठ गया। लेकिन थोड़ी ही दूर आगे ले जाने के बाद उन्होंने मुझे पीछे बिठाया और तरह तरह के आरोप मुझ पर लगाने लगे और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अब बताओ तुम ये क्राइम किया है, ये क्राइम किया है। मैंने बोला मुझे तो ये सब पता ही नहीं है, ये सब आप कैसी बातें कर रहे हैं। रात भर मेरा टॉर्चर किया गया, लेकिन अंततोगत्वा आखिर में वो निराश हो गए और उनको समझ में आया कि जो इंस्पेक्टर थे उन्हें ऐसा लगा कि उनके वरिष्ठ ने उनको गलत निर्देश दिया है और यह भी पता था कि मेरे पिता कहीं पुलिस अधिकारी ही पोस्टेड है तो वो आ जाने पर परेशानी आएगी, इसलिए सुबह सुबह मुझे मेरे घर में छोड़ दिया गया। मैं बहुत गुस्से में था, बहुत आक्रोश में था। मैं फिर से अपने थैली में पत्थर भरकर निकल पड़ा कि मैं उस इंस्पेक्टर को मार डालूंगा जैसे ही वो सुबह मुझे मिलेगा। मेरे पिता, चूंकि उस समय ट्रंक कॉल हुआ करता था, इसलिए मेरे पिता, जब मैं 12वीं में था, ये 1989 की बात है, और मेरे पिता कहीं और थे, तो मेरे पिता वहां से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और
वहां मुझे बाहर देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि तुम्हें तो पुलिस पकड़ के ले गई थी, तुम बाहर क्या कर रहे हो, थैले में क्या है? तो थैले में चेक किया, पत्थर थे। तो उन्होंने कहा बेटा ये क्यों लाए हो? हमने बोला इसने रात भर मुझे टॉर्चर किया है, मैं इसे मार डालूंगा। बोले, उन्होंने बताया बेटा एक गलती का जवाब दूसरी गलती नहीं होती है, एक गलती का जवाब दूसरा सही होता है। और ये कहकर उन्होंने मुझे समझाया और मुझे मेरे गांव भेज दिया कि मुझे मालूम है अभी तुम्हारी मनस्थिति एग्जाम देने की नहीं रहेगी। मैं 1 साल तक गांव में रहा, ड्रॉप आउट रहा 12th का, और मैं 1 साल गांव में रहकर नेहरू युवा केंद्र का काम करता रहा। उसकी पत्रिका युवा संदेश का संपादन करने की जिम्मेदारी मुझे मिल गई और मैं जगह जगह नेहरू युवा केंद्र के संगठनों को खड़ा करने के काम में लग गया। तो इस तरह से अगले वर्ष मैंने आउटसाइडर्स के रूप में, डेस्कॉलर के रूप में एग्जाम मैंने 1 साल ड्रॉप आउट होने के बाद दिया। सर जी, अभी 12वीं फेल पिक्चर है ये किसी आईपीएस के ऊपर, आपके ऊपर भी जिसने अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ है, आपको लगता नहीं बायोग्राफी आनी चाहिए, पिक्चर बननी चाहिए? नहीं, मैं तो इसीलिए आईपीएस बनने की ठानी क्योंकि मेरे पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति एक आईपीएस अधिकारी था। अपनी पत्नी के कहने पर उसने, चूंकि उसकी पत्नी भी उसी कॉलेज में पढ़ाती थी जिस कॉलेज में हमारी पड़ोसी वाइस प्रिंसिपल थी, और इसलिए उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की थी। मेरा गुस्सा और आक्रोश सकारात्मक ऊर्जा में बदल गया और मैंने हमेशा, चाहे मेरे परिवार का व्यक्ति हो, बाहर का व्यक्ति हो, कोई मेरा मित्र हो या कोई मेरे दूर का जानने वाला हो, कोई प्रोफेसर हो, लेक्चर हो, जिसने भी मेरे बारे में नकारात्मक बात कही कि इससे ये करने की सोच रहा है, ये कैसे सोच रहा है, इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीजें लोगों ने बहुत बार बात की, लेकिन हर नकारात्मक का उत्तर मैं पिता के इसी संदेश से देता था कि किसी के भी आलोचना का जवाब आलोचना नहीं होती, बल्कि अपना परफॉर्मेंस होता है, अपना प्रदर्शन होता है। और मैं हमेशा शानदार प्रदर्शन करके उनको प्रशंसा के लिए बाध्य कर देता था जो लोग मेरी आलोचना करते थे। तो इसके ही आधार पर मैंने ये तय किया कि मैं सिविल सर्विसेज करूंगा, उस एसपी से मिलूंगा, उस इंस्पेक्टर से मिलूंगा। एसपी तो तब तक उनका देहांत हो गया था किसी कारण से, लेकिन उस इंस्पेक्टर से जाकर मिला जो मेरे फ्रेंड के चाचा ही निकले, और उन्होंने ये बताया कि उनसे ये गलती हुई, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं किसी को जिसको एहसास होता है उसको गलती की सजा नहीं देना चाहता, उसको सुधारना चाहता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि सकारात्मक ऊर्जा से नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसलिए मैं हमेशा अपनी सकारात्मक शक्तियों का, अपनी पॉजिटिव एनर्जी का उपयोग करता हूं लोगों को बदलने में। कार्रवाई करते वक्त भी मेरा यही मकसद होता है। कृष्ण प्रकाश सर जी, जब आप बॉम्बे में पोस्टिंग हुई थी उस टाइम पे मैं भी आपके साथ, जब आप कार्रवाई कर रहे थे, 300-350 लोगों के ऊपर कार्रवाई की थी आपने इतने बड़े पैमाने में। मुंबई में अपने होश में मैंने पहले कार्रवाई देखा था, उसमें भी ऐसा बताया गया था, आप पे आरोप लगा था कि आपने उनको 3 दिन में खाना नहीं दिया, उनको पैक करके रखा। इसकी सच्चाई क्या है? हकीकत ये थी कि जब मुझे पता चला कि बड़े पैमाने पर जो रेड लाइट एरिया के रूप में पूरी की पूरी 1-2 बिल्डिंग में काम चल रहा है, और वो भी मेरे इलाके के अंदर है, दक्षिण मुंबई के अंदर है, तो मैंने ये सुनिश्चित किया कि मैं ऐसे बहुत गुप्त रीति से इस पर कार्रवाई करूंगा ताकि स्थानिक अधिकारियों को भी पता ना चले, किसी को भी पता ना चले, क्योंकि कहीं से भी थोड़ा सा भी लीक हो जाने पर ऐसी कार्रवाइयां फेल हो जाती है। और मैं प्राइवेट गाड़ी में वहां जाऊंगा जिससे कि उनको शक ना पैदा हो, क्योंकि वो पुलिस चौकी के सामने का सिंप्लेक्स बिल्डिंग और कांग्रेस हाउस ऐसा इलाका था। जब मैंने कार्रवाई की एक साथ, तो लगभग 350 मर्दों पर, और रेस्क्यू किया लगभग 299 जो महिलाएं थीं, और उसके अलावा 30 ब्रॉथल कीपर थी। तो इन सब पर करते वक्त मुझ पर यह आरोप लगा कि मैंने उनको डिटेन किया, उनको खाना पानी नहीं मिला, लेकिन उनको सब कुछ वहां मुहैया हो रहा था। वो उनका खुद का रहने की जगह थी, खुद का घर था, इसलिए उसमें ना मिलने का तो सवाल नहीं उठता है। हमने उनका पंचनामा करते वक्त हमें समय लगा, जो 24 घंटे में
हाजिर करना पड़ता है, पर केस रजिस्टर ही नहीं हुआ था। केस रजिस्टर होने के बाद उनको अपने ताबे में लेने के बाद, अपने अख्तियार में लेने के बाद 24 घंटे का समय होता है जब हमें कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। तो मैंने यही दलील, जब आरोपियों की तरफ से जो आरोप लगाया गया कोर्ट में, तो मैंने यही दलील उनके सामने रखी कि हम उनका पंचनामा कर रहे थे। उतने पंच जितने हमारे पास सीमित पंच थे, उनकी मदद से इतने सारे 30 ब्रॉथल कीपर में इतनी सारी लेडीज, इतने सारे जेंट्स, इतने सारे जो दलाल थे, पिम्प्स थे, और इतने सारे जो ब्रॉथल कीपर थी, इन सब के बारे में ब्यौरेवार लिखने में जो समय लगा वो लगा। लेकिन हमने उनके फोन नहीं लिए थे, हमने उनको खाना पीने से नहीं रोका था, किसी से बात करने से नहीं रोका था। केवल इतना जरूर था कि कार्रवाई होने तक उन्हें, जब तक ये पंचनामा पूरा नहीं हो जाता है, जब तक अपराध दर्ज नहीं हो जाता है, उन्हें वो अपने घर से बाहर जाकर कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। और अगर उनको जाने की जरूरत पड़ती तो पुलिस के कर्मचारी के साथ हम उनको भेज सकते थे। तो इस कारण से कोर्ट ने भी हमारे इस दलील की दखल ली और ये उस संबंधित सामने वाले वकील को यह बताया कि आप गलत हो, वो कार्रवाई सही है। अगर आप अपना आरोप वापस नहीं लेते हो तो आप पर हम फाइन करेंगे, और इसलिए उनको वापस लेना पड़ा। सर जी, आप पूरे महाराष्ट्र और मुंबई में अच्छे तरीके से काम किए और क्राइम को कम भी किया है आपने, लेकिन अभी आपकी स्पोर्ट की तरफ ध्यान देते हैं। गेट ऑफ इंडिया से एलिफेंटे का सफर आपने स्विमिंग करके दिखाया इतने कम समय में। मेरे ख्याल से किसी आईपीएस ने नहीं कर दिखाया। आज तक किसी भी व्यक्ति ने सोलो स्विमिंग अकेले गेटवे से एलिफेंटा की तरफ नहीं किया। एलिफेंटा से गेटवे की तरफ किया है क्योंकि वो वेव्स के मदद के साथ होता है। जब भी हम समुद्र की तरफ से आते हैं, धर्मतर से गेटवे, एलिफेंटा से गेटवे, समुद्र से जब इस तरफ आते हैं, तो वो हम जो वेव्स कहते हैं, जो ज्वार कहते हैं, जो हाई टाइड कहते हैं, जो उरूज होता है, उसके साथ आते हैं। जवाल के साथ या जवाल के चले जाने के बाद या लो टाइड के बाद जब धाराएं आपको समुद्र की तरह खींच रही होती हैं, तब एक दूसरे टापू की तरफ जाना मुश्किल का काम होता है। उस समय धाराओं की दिशा के विरुद्ध जाकर के हमने सोलो स्विमिंग किया, प्रिवेंशन अगेंस्ट ड्राउनिंग की जागरूकता को लाने के लिए कि आप खुले पानी में बड़ी संख्या में लोग डूबकर मरते। स्विमिंग पूल में डूबकर मरने वालों की संख्या इक्का दुक्का होती है, क्योंकि वहां लाइफ गार्ड्स होते हैं, वहां स्विमिंग कोचेस होते हैं। लेकिन जब समुद्र होता है, तालाब होता है, खुले जो पानी के स्रोत होते हैं, वहां पर जब भी लोग तफरीह के लिए जाते हैं, और भारतीय लोग ओपन वाटर स्विमिंग नहीं सीखते हैं और इसलिए डूबने की संख्या बड़ी संख्या में होती है। तो उसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए मैंने ये कठिन स्विमिंग की, और ये मैं विश्व का पहला व्यक्ति हूं, ना सिर्फ ऑफिसर, जिसने ये काम सोलो रूप में किया है। सर जी, गेट ऑफ इंडिया की जो आपने स्विमिंग की थी, तो कितने समय में आप पहुंचे थे? मैंने 5 घंटे 25 मिनट में उसे पूरा कर दिया था। 16.20 किलोमीटर की दूरी थी। आपके परिवार की तरफ से कोई हौसला अफजा हुई थी? आप जब गेट ऑफ इंडिया में जाने का डिसाइड किया, तय किया था, तो आपकी पत्नी ने कुछ बोला करना चाहिए नहीं करना, क्योंकि पत्नी है वो? देखिए, मेरी जो धर्म पत्नी है उसे मेरे पिताजी ने बचपन में देखा था, क्योंकि उनके पिताजी भी पुलिस ऑफिसर थे, ठीक है, और वो मेरे पिताजी से जूनियर पुलिस ऑफिसर थे। तो मेरे पिताजी जीप से जा रहे थे और उनके पिताजी स्कूटर में अपने दोनों बच्चों को लेकर आ रहे थे। तो उसी समय उनके मन में ये बहा गई थी कि इसको अपनी बहू बनाना है, और ये उनके माइंड में बैठा हुआ था। तो इसलिए ये जो है वो एक तरह से पारिवारिक अनुबंध है, और इसलिए उनको कुछ मैं जरूर देता हूं, पर पूरा नहीं बताता। मैं उनको इतना बताता हूं कि मैं जा रहा हूं थोड़ा समुद्र में स्विमिंग करने, मैं ये नहीं बताया कि मैं इस तरह से जा रहा हूं। तो वो जानती है कि इसने आयरन मैन किया है, अल्ट्रा मैन किया है, पैसिफिक में स्विमिंग किया, तो करेंगे स्विमिंग, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। यहां क्योंकि मेरा एक मानना है कि वर्क इन साइलेंस, लेट
द सक्सेस मेक ऑल द नॉइजेस। मतलब इतनी खामोशी से परिश्रम करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मैं हमेशा यही करता हूं। जब आयरन मैन भी किया तब भी मैंने किसी को नहीं बताया, केवल परमिशन लेते वक्त वहां बताया था मैंने। या अल्ट्रा मैन किया तब भी मैंने केवल परमिशन लेते वक्त वहां एक मतलब लेखनी में लिख करके मैंने ये दे दिया था कि मुझे स्पोर्ट्स के काम के लिए मैं बाहर जा रहा हूं। पर मैंने कभी ये नहीं बताया कि मैं एग्जैक्टली ये काम होता क्या है, कितना कठिन होता है। या रेस अक्रॉस वेस्ट अमेरिका करने वाला मैं एकमात्र भारतीय हूं अभी तक जिसमें 1500 किलोमीटर की साइकिलिंग रेस अत्यंत मुश्किल इलाकों से की जाती है, जो मतलब शुरू होती है आपके इसमें कैलिफोर्निया के ओशन साइड से ग्लास एलिवेटर हिल्स में चढ़ना पड़ता है। सोनोरा और मोजावे डेजर्ट्स होते हैं, मतलब जो जैसे मराठी में वाळवंट या हिंदी में जैसे मरुस्थल कहते हैं, उसमें 47 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है। 900 किलोमीटर उसमें जाना होता है। फिर सॉल्ट एंड सी रीजन जो समुद्र से भी नीचे सतह के 175 फुट नीचे जाती है। और फिर रॉकी माउंटेन्स में हिमालय से भी लगभग दोगुना, हिमालय एवरेस्ट से भी लगभग दुगनी ऊंचाई, लेकिन लगातार ऊंचाई नहीं, ग्रेजुअल ऊंचाई, मतलब उतर चढ़ करके जो कुल ऊंचाई थी वो 60,000 फुट की ऊंचाई साइकिल से पूरी करके उतरना था। तो ये मैं पहले इस चीज को लोगों के बीच बताता नहीं हूं क्योंकि उस समय लोग पागल समझते हैं, बाद में फिर उसको फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं। जब मैंने कर लिया आयरन मैन तो बहुत सारे आर्मी के जनरल ने भी, जनरल डोगरा साहब ने भी किया, हमारे रविंद्र सिंघल साहब ने भी किया, जो ये हैं हमारे आईपीएस ऑफिसर्स ने भी किया, दूसरे ऑफिसर्स भी अब करने लग गए हैं। तो अब लोगों ने करना शुरू किया, कोई हाफ आयरन मैन, कोई फुल आयरन मैन। लेकिन अल्ट्रा मैन, रेस अक्रॉस वेस्ट अमेरिका, जब भी मैं कुछ करता हूं, कुछ बड़ा करता हूं, तो मैं पहले उससे अपने दिमाग में तैयार करता हूं। ये मेरा मानना है कि मेरे ये आयरन मन का कमाल है, ये बॉडी नहीं, ये शरीर नहीं, ये दिमाग की जो मजबूती है कि ऑड्स के अगेंस्ट। मैं ये भी कहता हूं कि किसी को भी सिविल सर्वेंट में आना हो तो उसका एडवर्सिटी क्वोशिएंट जज करना बहुत जरूरी है कि वो विपरीत परिस्थिति में कैसे टिका रह सकता है, धाराओं के विरुद्ध कैसे टिका रह सकता है। इसलिए मैं जब किसी मकान में चढ़ता हूं, किसी बहुमंजिले मकान में, तो मैं सीढ़ियों से चढ़ता हूं अगर उसकी सीढ़ियां सही हैं। अगर वो 13 माला है, 14 माला है, तब भी मैं सीढ़ियों से चढ़ता हूं। उतरता लिफ्ट से हूं क्योंकि जीवन में उतरना बहुत आसान है, बहुत झटके से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन चढ़ना बहुत कठिन है। तो ऑड्स के अगेंस्ट काम करते रहने की जो मेरी जिजीविषा है, मेरी क्षमता है, जो जद्दोजहद करने की मेरा मादा है, वो मेरे अंदर मेरे जीवन के संस्कारों या जीवन की घटनाओं से पैदा हुआ है। हमारे दर्शक को बताना चाहते हैं, मुंबई के मैराथन में और दौड़ में कई बार हिस्सा लिया, और सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे, आप सुन के चौंकेंगे, सर जी बहुत अच्छी कविता ही पढ़ते हैं। आज हम इंडियाज के माध्यम से गुजारिश करेंगे दौड़ के बारे में बताएं और कुछ अच्छी 1 या 2 कविता हमारे दर्शक के लिए सुनाएंगे। मेरे दौड़ने की शुरुआत अगर आप कहेंगे तो मैं हमेशा से दौड़ता रहा हूं, लेकिन वो केवल अपने फन के लिए दौड़ता था। और ट्रेनिंग के दरमियान ट्रेनिंग में दौड़ लगाता था, वहां मैं रनर अप भी रहा था क्रॉस कंट्री रेस का। लेकिन 2012 में जब पहली बार मैं मुंबई आया हुआ था, और 13 में जब पहला जो मुंबई मैराथन, जिसको स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन कहते हैं, उस समय का मैराथन, वो जितने नंबर का भी मैराथन रहा होगा, उसके लिए जब मुझे सुरक्षा का प्रबंध मिला तो मुझे लगा कि अरे इतने सारे लोग दौड़ रहे हैं, मुझे भी दौड़ना चाहिए। पर मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। सभी ने मुझे हतोत्साहित किया कि भाई 21 किलोमीटर दौड़ना, हाफ मैराथन दौड़ना आसान नहीं है। और फिर भी मैंने परमिशन लिया अपने सीपी से, डॉक्टर सत्यपाल सिंह थे उस वक्त, और ज्वाइंट सीपी डॉक्टर सदानंद दाते थे। उन दोनों से मैंने परमिशन लिया और इस शर्त पे मिली परमिशन कि मैं सारा बंदोबस्त लगाऊंगा, उनको ब्रीफिंग करूंगा और फिर स्पॉट पे जाकर मैं दौड़ सकता हूं, जिससे रेकी भी हो जाएगी कि वो लोग कैसा बंदोबस्त कर रहे हैं। मैंने वही किया और मुझे ये भी शर्त रखी गई थी कि वापस आकर जो ड्रीम रन होता है जिसमें 40-45 हजार लोग भाग लेते हैं, उसके पहले मुझे बंदोबस्त के लिए यूनिफॉर्म में रहना है। और मैंने वही किया। मैं दौड़ा, 21 किलोमीटर पूरा किया, 2 घंटे
3 मिनट में उस वक्त मैंने दौड़ पूरी की और फिर मैंने बंदोबस्त भी किया। यहां से मेरी शुरुआत हुई 2017 में की शुरुआत में मुझे ये लगा कि मुझे दौड़ना चाहिए 42 किलोमीटर, और मैंने वहां 42 किलोमीटर में रजिस्ट्रेशन करवाया। उस समय भी मैंने सारे हार्ट वगैरह के पैरामीटर चेक करवाए, क्योंकि आयोजकों ने मुझे बोला कि ऐसा करना जरूरी है, तो मैंने वो करवाया और फिर मैं दौड़ा। उस समय मुझे काफी समय लगा फुल मैराथन करने में, मुझे लगभग 4 घंटे 54 मिनट लग गया। लेकिन अगली बार मेरे जबकि फ्रैक्चर हो गए थे, हाथ लेफ्ट जो बायां हाथ का कंधा, उसका स्कैपुला, अपर रिब और ये कहते हैं क्लैविकल, ये तीनों फ्रैक्चर हो गया था। मेरे बैंडेज बंधे हुए थे और फिर भी मैंने उसके साथ नवंबर में एक्सीडेंट हुआ था और जनवरी में मैं दौड़ा और 4 घंटे 27 मिनट में पूरा किया। अब यहां से मेरा सफर शुरू होता है कि मैं उसका स्किल डेवलप किया अपना, कि मैं रनिंग कहां गलत करता हूं। और चूंकि आयरन मैन और अल्ट्रा मैन कर चुका था मैं, इसलिए मेरा हौसला बढ़ा हुआ था। और फिर मैंने अगले 2 सालों में 2019 और 2020 में मैंने इतने कम समय में, पहले 2019 में 3 घंटे 47 मिनट में पूरा किया और 2020 में 3 घंटे 19 मिनट में पूरा करके मैं बोस्टन मैराथन क्वालिफायर कहते हैं उसमें शामिल हो गया और फिर बाद में जाकर बोस्टन में भी मैराथन किया इस साल। तो और उस वक्त मेरा पूरे इंडिया में मेरे एज ग्रुप में रैंक 3रा आया था। अब चूंकि कोरोना के दरमियान दौड़ थोड़ी कम हो गई और लॉन्ग रन करने लगा मैं, जब मैंने 90 किलोमीटर का रन जो होता है कॉमरेड्स का, वो 10 घंटे 13 मिनट में पूरा किया इस साल साउथ अफ्रीका में, जो वहीं से शुरू होता है जहां पीटर मारिसबर्ग, जहां से महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से निकाला गया था, या डरबन के पास जो क्वाज़ुलु नटाल है जहां उनका आश्रम था, पहला आश्रम फिनिक्स आश्रम, तो वहां से ही ये रन था और इसलिए एक स्पेशल अटैचमेंट भी था इससे, और इसलिए मैंने जाके वहां 90 किलोमीटर का रन पूरा किया। तो ये कुल मिलाकर रनिंग का जो सफर रहा है मेरा, वो प्रोग्रेसिव रहा है, आगे बढ़ने वाला रहा है। और मैं अच्छा इसलिए दौड़ता रहा हूं कि लोग पुलिस के बारे में ये कहते हैं हमेशा कि पुलिस जो है वो चोरों को क्या पकड़ेगी, खुद ही फिट नहीं है, खुद ही ये नहीं है। तो मैं हमेशा सोचता हूं कि दौड़ना उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और इसलिए मैं दौड़ने की प्रैक्टिस हमेशा करता रहा हूं, एक्सेप्ट कोरोना के दरमियान, क्योंकि उस समय दौड़ना मना था। जी, आपने बहुत सही कहा। मैं कविताएं लिखता हूं, नज्म और गजलें लिखता भी हूं, और मैं साहित्य से जुड़ा हुआ हूं, अदब से मेरा गहरा ताल्लुक है। इसका कारण ये रहा है, और इसके अदब से ताल्लुक रखने का, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी कहीं पे ऑड्स मिलता है, कहीं पे विरोधाभासी परिस्थितियां मिलती हैं, तो उससे मुकाबला करने के लिए क्या मूल यंत्र होने चाहिए, ये मैं सोचता हूं। तो जैसे मैं मालेगांव में दंगों के बाद, या नांदेड़ में दंगों के बाद मैं भेजा गया, तो मुझे लगा कि स्थानीय भाषाओं को जानना, जैसे मराठी और उर्दू वाली हिंदी जो है, वो हिंदवी, उसको जानना, वहां के लोगों के बीच पैठ करने के लिए, उसके बीच जाकर राब्ता कायम करने के लिए वो बहुत जरूरी हो जाता है, और इसलिए मैंने बाकायदा ये भाषाएं सीखी। उसी तरह से हिंदी से मेरा जुड़ाव बचपन से रहा है, और मैंने भले ही कॉन्वेंट से एजुकेशन लिया, लेकिन वो हिंदी मीडियम कॉन्वेंट था, वो वर्नाकुलर मीडियम कॉन्वेंट था, और मैंने हिंदी भाषा, साहित्य और इतिहास वैकल्पिक विषय रखकर ही मैंने भी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया। तो इसलिए हिंदी के प्रति मेरी अभिरुचि रही, और मैंने उसे वहीं नहीं छोड़ दिया। मैंने बाद में MA इन हिंदी, MPhil इन हिंदी लिटरेचर, और अब PhD इन हिंदी लिटरेचर मैं कर रहा हूं। मैं किसी चीज को वहीं छोड़ नहीं देता। मुझे लगता है वक्त कभी जाता नहीं है, जब भी वक्त मिल जाता है, अपने जो भी चाहते हैं
जो भी हसरतें हैं, और खासकर जो अच्छी हसरतें हैं, जो अच्छी चाहते हैं, उसे पूरा करने के लिए अपनी जद्दोजहद करनी चाहिए। अभी अभी मैंने लॉ की भी डिग्री ली, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए जरूरी है। एडवर्स सर्कमस्टांसेस में इनकी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं उसे सीखता हूं, उसे जानना चाहता हूं, उसे पा लेना चाहता हूं। पर ऐसी चीजों को पाना चाहता हूं जो लोगों के हित के लिए हो, समाज हित के लिए हो, और एडवर्स कंडीशन में मुझे विपरीत और विरोधाभासी परिस्थितियों में जब चीजें बरखिलाफ हो मेरे, तो उसमें मुकाबला करने में मेरी हौसला अफजाई करें। सर कोई कविता एक या दो। एक जो मैंने रनिंग पे लिखी थी, वो आपको जीवन के दूसरे एक फलसफा ही नजर आएगा उसमें। मुकाबला नहीं मेरा कभी किसी और से, उन्वान है मुकाबला नहीं मेरा कभी किसी और से। मुकाबला नहीं मेरा कभी किसी और से, जिद और जद्दोजहद भी खुद से खुददार की। हसरते गुल नहीं, न गम है मुझको खार की, न चाहते सल्तनत है तरबियत सुकरात की। खुदी का रंग अलहदा, खुदी का रंग अलहदा, न जंग आर पार की, न तीर न तलवार की, न तख्त न हथियार की, न जीत है न हार है, बस खुद पे एतबार है। ठान ली तो ठान ली, परवाह नहीं तूफान की। ठान ली तो ठान ली, परवाह नहीं तूफान की। उरूज और जवाल है, उरूज और जवाल है, फैसला कमाल है। फासला कोई भी हो, हौसला मिसाल है, हौसला मिसाल है। हम आम होकर भी कुछ खास रचते हैं। सभी भारतीयों के लिए ये कविता है, सभी इंडियंस के लिए, कि हम आम होते हुए भी हम में कुछ खास है। और इस खास को तभी हम पहचान सकते हैं जब हम अपने शक्तिशाली मस्तिष्क को पहचानते हैं। हमारे पास होता है एक, मतलब स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग नर्व्स होते हैं, लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग हमारा दिमाग होता है, उससे भी मजबूत शक्तिशाली हमारा दिमाग होता है। उसके लिए एक धड़कता और तड़पता हुआ दिल चाहिए कि आप किसी मुद्दे पे, किसी विषय पे अगर आपका दिल धड़कता और तड़पता है, वो आपकी सांस की तरह आपके अंदर आता और जाता है, तब आपका दिमाग इतना मजबूत हो जाता है, इतना शक्त हो जाता है कि वो हर उस लक्ष्य को हासिल करता है जो उस मुद्दे के लिए आवश्यक है। तो इसी पर कविता है कि हम निशब्द रहकर भी संवाद रचते हैं, हम निशब्द रहकर भी संवाद रचते हैं, हम घोर निराशा में विश्वास रचते हैं। अंत जहां होता वहीं से नई शुरुआत रचते हैं, अंत जहां होता वहीं से नई शुरुआत रचते हैं। गर्दिश में रहकर भी हम सच्चे ख्वाब रचते हैं, गर्दिश में रहकर भी हम सच्चे ख्वाब रचते हैं, हौसलों के दम पर नए परवाज रचते हैं। धरती की मिट्टी से अनंत आकाश रचते हैं, धरती की मिट्टी से अनंत आकाश रचते हैं, घनघोर अंधेरे में आफताब रचते हैं, घनघोर अंधेरे में आफताब रचते हैं। हर शाम ढलने पर नया प्रभात रचते हैं, हर शाम ढलने पर नया प्रभात रचते हैं। हम आम होकर भी कुछ खास रचते हैं, हर कदम पर हम नया इतिहास रचते हैं। इंडियास फिर उनकी याद आई के माध्यम से भारतीय अदाकारों, कलाकारों, संगीतकारों, दिग्दर्शकों सबको लेकर आपके सामने आती है, उनकी याद दिलाती है, उसे देखना ना भूले। जय हिंद। ये थे कृष्ण प्रकाश जी, मुंबई की शान, आम आदमी की जान। इन्होंने कई बड़े बड़े कारनामे सुनाए हैं अपनी जबानी, और हमने कई बार कवर भी किया है। अगर इंडिया आज की ये स्टोरी पसंद आएगी तो आप शेयर करें, लाइक करें, और आपके कुछ सुझाव हो तो 30 सेकंड का वीडियो बना के भेजिए। आने वाले वक्त में हम इस स्टोरी में आपका वीडियो शामिल करेंगे। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी। क्या बात है सर, जोश पैदा